पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। 10 के बाद 11 से आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 10 तक में तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हम लोगों का बन गया था 10 तक। 11 से आज हम लोग शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं क्या कहा गया इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, it means ये किसका वैल्यू दिया गया है जरा बताइए तो। हाँ, Sn का वैल्यू दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का जो वैल्यू है वो आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर में ना देके आपके पास ये एक इक्वेशन के तौर पे दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। What is the first term? फर्स्ट टर्म आपको इसमें निकालना है और ब्रैकेट में कहा है ना कि दैट इज S1। अच्छा एक बात बताइए आप, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 4 है, इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट टर्म भी है और सम ऑफ वन टर्म भी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है कि आप किसका निकालो, किसका निकालो भाई। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आपसे इसमें पूछ रहा है, यानी कि बेसिकली इसमें आपसे A1 या फिर आप S1 भी कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पे आप A1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में S1 दिया है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म ही आपका क्या होता है, सम ऑफ, यानी कि आप इसको ऐसे समझो, बड़ा सिंपल सा। मान लीजिए आपका फोर जो है ना फर्स्ट टर्म है, तो 4 का सम क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ही इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दोनों चीज कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब है ना। पहले में तो हमको सोचना ही नहीं था, यानी कि S1 का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है और फर्स्ट टर्म ही हमारा फर्स्ट टर्म का सम होगा। दूसरा में हमको टू टर्म का सम निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे कहा सम ऑफ टू टर्म्स, अब कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। इट मीन्स ये किसका वैल्यू कह रहा है, अब A2 का। देखो इसमें ना हमने S2 क्यों लिखा, इसमें हमने A2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सम का बात हुआ था। इसमें सम का बात हुआ है क्या, नहीं, केवल क्या बात हुआ है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सम कहता है ना, तो व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड टर्म, तो फिर से S2 लिखते, लेकिन यहाँ पे केवल व्हाट इज द सेकेंड टर्म कहा, इसीलिए हम केवल यहाँ पे A2 लिखेंगे। और क्या इसमें सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म भी हमको इसमें निकालना है और 10th टर्म भी निकालना है, और क्या निकालना है भाई, nth टर्म भी आपको इसमें, nth टर्म मतलब कि an भी आपको इसमें निकालना है। चलो इतना कुछ वैल्यू आपको इसमें पता करना है। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास सम ऑफ n टर्म्स 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है और इसी का सहारा लेके हमको 1 2 3 4 5 6 7 चीज पता करना है। चलिए करते हैं पता ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, इसके अच्छा ये क्या दिया गया है पहले आप ये बताओ हमको। ये Sn का वैल्यू दिया गया है सम ऑफ n टर्म्स का, यहाँ पे हम n का वैल्यू ना 1 लेते हैं, तो n का वैल्यू यदि हम 1 लेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। अभी फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, चलो आप यहाँ पे आप इसको इसे भी कर लो, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे आपने, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बताने के लिए, अभी रुक जाओ, अभी मत लिखना, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा और आपको टू ट्रिक बता देते हैं कैसे आप इसको लिख सकते हो। चलो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म दिया गया था, सम भी दिया गया था,
चलो यहाँ पे ना थोड़ा सा और हम आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। ठीक है, अब सही है। चलिए, आपके पास सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, पहले फर्स्ट टर्म का सम निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, n के जगह पे 1, यानी कि आपने यहाँ पे n के जगह पे 1 लिया। इट मीन्स अब आपको 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे पास ये दिया गया है, तो हमको निकालना है S1 का वैल्यू। तो n के जगह पे हमको क्या वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, तो आराम से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो हैंस S1 ही हमारा A1 है, जो कि हमारे पास 3 आ गया। S1 ही A1 है, 3 आ गया। कहाँ से पता चला, यहाँ से चला हमको पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब हमको निकालना है सम, दो टर्म का सम। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पे ये निकालना है हमको। अब S2 निकालना है। इट मीन्स अब हमारे पास n का वैल्यू कितना है, 2 है। बोलिए कैसे हमको पता चला n का वैल्यू 2, क्योंकि हमको निकालना है अब S2 का वैल्यू, और यहाँ पे 2 के जगह पे क्या रहता है, n। तो n का वैल्यू कितना अब हमारे पास 2। तो जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां पुट कर दो। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। तो हैंस दो टर्म तक का सम हमारे पास 4 आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, ये वाला A2 सेकेंड टर्म निकालना है। चलिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ, देखो ध्यान से, ये जो आपने निकाला ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये अभी आपने निकाला क्या, दो टर्म का सम निकाला आपने यहाँ पे। अब ये निकालना है हमको। अब जरा बताओ, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास सेकेंड टर्म है, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स मिल जाएगा, ये वाला। इट मीन्स हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि A1 प्लस A2 को आप जोड़िएगा तभी तो इन दोनों का आपको सम मिलेगा। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमको S2 मिलेगा। तो यहाँ पे अब बताओ इसका वैल्यू कितना था, A1 का 3 प्लस A2 का वैल्यू आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, वही तो निकालना है हमको। तो यहाँ पे A2 रहने दो, और S2 का कितना वैल्यू आया आपके पास 4। तो A2 बराबर 4 माइनस 3, A2 बराबर 1, ये भी आपका निकल गया। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ट्रिक ये लगाना था कि आपने फर्स्ट टर्म निकाल रखा है पहले ही, यहाँ पे S2 आपने निकाला कहाँ से, यहाँ से निकल गया आपका S2। अब आपको निकालना है A2 यानी कि सेकेंड टर्म। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग पहला और दूसरा टर्म जोड़ेंगे तभी तो हमको दो टर्म का सम मिलेगा, और दो टर्म का सम हम निकाल चुके थे 4, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी था तो हमारे पास सेकेंड टर्म निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे का बड़ा आसान है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हो कि चलो देखो, हाँ अब निकाल सकते हैं हम आराम से थर्ड टर्म। अब सब आसान है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या, A प्लस 2D। तो A आपके पास कितना है, A मतलब फर्स्ट टर्म 3A प्लस 2 इंटू डी। कैसे निकालेंगे आप, कॉमन डिफरेंस तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन अब आप पता कर सकते हो कॉमन डिफरेंस। बताओ कैसे, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म कितना है 1, यानी कि आपके पास 3 और 1, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। तो इन दोनों को माइनस करके बताइए कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2। बिल्कुल सही। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि अच्छा हमको चाहिए थर्ड टर्म का वैल्यू। तो A हमारे पास है दिया हुआ, 2 तो फॉर्मूला में ही है, और कॉमन डिफरेंस अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास सेकेंड टर्म भी है। तो माइनस करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस माइनस -4, तो -1। तो हैंस A3 बराबर -1, ये भी आपका निकल गया। तो 4 वैल्यू निकल गया अभी तक हमारा, 1 2 3 4 वैल्यू हमारा यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो A3 हो गया। अब A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D। तो A हमारे पास है 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है -2। तो 3 प्लस माइनस -18, सही है ना, हाँ
15, तो हैंस 10th टर्म का वैल्यू -15 आ गया, ये भी आपका निकल गया। चलिए और क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है अब आपको, ठीक है। nth टर्म जरा देखिए ध्यान से, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास है 3, क्या नंबर ऑफ टर्म्स आपका मालूम है क्या, n नहीं मालूम है, तो n के जगह पे n ही रहने देंगे, -1, और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है -2। 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं देंगे, अब हमारे पास -2 इंटू n, -2n, -2 इंटू -1 +2, तो 5 -2n, यही आपका आंसर हो गया nth टर्म का वैल्यू। तो इस प्रकार का भी आंसर आपका आ सकता है। बस इस सवाल का हमारा कंप्लीट हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीज निकालना था, 6 चीज हमारा निकल गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था कि हमारे पास ना आगे बढ़ने का जो हिंट दिया गया है वो यही दिया गया है। इसमें आप n का वैल्यू पुट करो तो आपको ये निकल जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो आपके पास सम निकल जाएगा दो टर्म का। अब जब हमारे पास पहला टर्म आ गया और सम आ गया तो हमारे पास a2 निकल जाएगा, तो a2 हमने निकाल लिया। उसके बाद आगे का सब निकालना आसान था क्योंकि बस फॉर्मूला पे पुट करना था, कोई दिक्कत इसमें। तो 11 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा पहले, ठीक है, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 11 के बाद अब आइए आप 12 पे। 12 नंबर, 12 13 14, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत आसान है, जरा देखा जाए इसका भी। सॉल्यूशन नंबर 11 के बाद 12 बहुत आसान, जरा देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे आपको याद दिलाते हैं हम, बचपन वाले क्लास को आप याद कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा 0 होता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो 0 के इस साइड में जितने भी हमारे नंबर है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और 0 के इधर जो हमारे हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो शुरुआत का 40 इंटीजर्स तक का आपको सम निकालना है। इट मीन्स यहाँ पे बताइए किसका वैल्यू दिया है, n का वैल्यू कितना दिया है, 40, यानी कि 40 टर्म तक का आपको सम निकालना है, वही पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। विद आर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। चले, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ी पैदा कर दिया। अच्छा, डिविजिबल बाय 6 ऐसा कुछ हमने सवाल बताया था कि आपको एक्सरसाइज 5.2 में, डिविजिबल वाला, मल्टीपल वाला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगाइए। यहाँ पे ना बड़ा सिंपल से आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे बताइए कि फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो शुरुआत हम करते हैं 1 से, 1 2 3, मतलब कि पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आप बताइए जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं ना, पहला 6 भी तो होगा। इट मीन्स आपका एपी क्या बनना चाहिए इसमें, एपी बनेगा पहला 6, ऐसे बनेगा, डॉट 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 आप आगे कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास n का वैल्यू, 40 क्यों लिया मैंने का वैल्यू, क्योंकि हमको शुरुआत के 40 टर्म तक का निकालना है सम। लेकिन वो 40 टर्म हमारा कौन सा होना चाहिए, जो कि 6 से डिविजिबल है। तो हमारा 6 से पहला डिविजिबल कौन होगा पॉजिटिव इंटीजर में, 6 होगा हमारा पहला। उसके बाद 12 18 24 और उसके बाद फिर 30 36 42, इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब हमको इसमें निकालना है सम। तो सबसे पहले तो आप, चलो एक काम ना, थोड़ा सा इसको और सजा के लिख लो आप। पहले आप ऊपर में एपी लिख लीजिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक अच्छा लगेगा। डॉट डॉट डॉट, तो n का वैल्यू कितना, 40। अब इससे हम लोग फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, हाँ ये भी हमारा 6 9। अब हमको सम निकालना है 40 टर्म तक का, इट मीन्स S40 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और सम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला 40/2 इंटू 2 इंटू ए कितना 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी भी हमारा 6 है, तो ये हमारा 20 आएगा, 39 इंटू 6। 39 इंटू 6 कर लेते हैं,
2 3 4, इसमें 12 को जोड़ देंगे, 4 2 6, 3 1 4 2, 246। 246 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, 2 2 4 0, 4920 है आपका आंसर। तो हैंस ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो 12 नंबर सवाल ये कह रहा था कि देखो आपको ना शुरुआत के 40 टर्म तक का सम निकालना है, लेकिन वो हमारे टर्म ऐसे होने चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है 6, फिर 12 इस तरीके से, लेकिन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 40। तो 40 हो गया हमारा n, फर्स्ट टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 6। अब सम निकालना है तो फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया, आराम से निकल गया आपका। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो सवाल नंबर आपका 12 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 13, सॉल्यूशन 13 क्या है? 13 जरा देखिए ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 कहा? इट मीन्स 8 का आप टेबल पढ़ दो, बस बात खत्म। तो 8 का आप टेबल पढ़ोगे तो आपके पास एपी क्या बनेगा? डॉट 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 आगे बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन इसमें 8 का मल्टीपल कितना लेना है हमको? 15 लेना है। इट मीन्स n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 15। फर्स्ट टर्म कितना? 8। कॉमन डिफरेंस भी हमारा 8 होगा। तो ये सबका सब हमारा जो टर्म आपको दिख रहा है ये सब 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल का सिंपल सा मतलब होता है उसका आप टेबल पढ़ दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए। अब आपका इसमें सम निकालना था तो आराम से निकल जाएगा हमारे पास सम। तो सम हमारे पास 15 टर्म का निकालना है क्योंकि n भी हमारे पास 15 है। तो 15/2 इंटू 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 8 ही है। तो 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 15/2 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है? 112। छो 2 8 1 1 2 1, इसको आप करोगे तो 6 4 64, 15 इंटू 64, तो 64 इंटू 15 कर लो। 5 20 के 0 हाथ में 2, 54 30 2 32, 1 का 4 बार 4, 1 का 6 बार 6, 960। तो हैंस ये आपका आंसर हुआ। 960 है आंसर। चलिए ये आपका आंसर हुआ। इट मीन्स आप 15 मल्टीपल लो 8 वाला, 8 का 15 मल्टीपल लो, उन सभी का जो सम आएगा वो आपका 960 आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ। टोटल कितने तक लेने हैं? 15 तक लेने हैं। उन सभी का आप सम करोगे 960 आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 13 कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 14 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 14 देखिए। 14 में कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए जरा ध्यान से, 0 से लेकर 50 के बीच में आपको क्या निकालना है? ऑड नंबर का सम निकालना है। और ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 0 से लेकर 50 के बीच में हमारा ऑड नंबर कौन कौन सा होगा? पहला बताइए कौन सा होगा? पहला तो 1 ही होगा हमारा। पहला हमारा 1। दूसरा वाला कौन? 3। उसके बाद 5 7 9 डॉट 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 डॉट, और 50 हमारा आखिरी वाला। और 50 हमारा एक ऑड नंबर है, इवन। ये तो इवन नंबर है। इससे कम आ जाओ 49। 49 भी हमारा क्या होगा? एक ऑड नंबर। तो लास्ट वाला हमारा क्या है? 49 है। तो यहां से ना हम लोग बहुत कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 1,
कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। जरा देख लो सभी में माइनस करके, और लास्ट में हमारे पास 49 दिया गया। इट मीन्स ये क्या वैल्यू दिया गया बताइए। अब ये हमारे पास nth टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि nth टर्म ही तो हमारा लास्ट टर्म कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू, दो वैल्यू और ये हमारे पास 3 वैल्यू दिया गया है। अब हमको इसमें सम निकालना है, तो चलिए बताइए इसमें सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और हमारे पास 2 फॉर्मूला है सम निकालने का, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत सेकेंड वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लेकिन उसमें भी तो चाहिए आपको n का वैल्यू, आया ना, बिल्कुल चाहिए। चलिए जरा बताइए कि आखिर हम लोग सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सम निकाल लेंगे। तो नाउ nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म तो हमारे पास दिया गया है 49, a हमारे पास है 1 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास 2 है। तो 49 बराबर 2n माइनस 2, इधर लेके आ जाएंगे इसको, तो ये हमारा 49 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 2n। इसको और इसको हम इधर लेकर आ गए, हालांकि यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। तो 49 में आप 2 ऐड करो 51 और 1 माइनस कर दो तो 50 बराबर 2n। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 बराबर n, 25 बराबर n। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए आपके पास 25। अब जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात आपके पास लास्ट टर्म भी है, इट मीन्स अब हमको सम निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूसरा वाला। तो नाउ हालांकि फर्स्ट वाले फॉर्मूला से भी निकल सकता है, लेकिन हमारे पास जब सब चीज है ही तो सेकेंड वाला लगा देते हैं, आराम से और आसानी से बन जाएगा a प्लस n। तो n हमारे पास अब कितना आ गया 25। तो 25 बाई 2 इंटू a1 प्लस l कितना है 49 है। तो 25 बाई 2 इंटू 50, ये तो हमारा 25 बार में कट गया, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 25 इंटू 25। हैंड्स सम जो निकल गया हमारा कितने टर्म का सम 25 टर्म का। तो यहाँ पे आप n मत लिखो, आप 25 लिखो, और यहाँ पे भी अब आप 25 लिखो, बराबर 625। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है, बात समझ में आ रही है। चलिए इस तरीके से आपका 14 नंबर भी कंप्लीट हुआ। आगे अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से कहानी हमारा थोड़ा सा अलग है। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद बताते हैं आराम से, मिटा दे। वर्ड प्रॉब्लम है ना, मतलब है तो बड़ा 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 स्टेटमेंट, लेकिन है बड़ा आसान है। आपको बताते हैं अभी क्या है, जरा देखिए। सॉल्यूशन नंबर 15। चलिए जरा सवाल को समझते हैं एक बार पहले, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कहा गया इसमें अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? इसका मतलब आप ऐसे समझो, मान लो कि आपको स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप ऐसे समझिए। देखो सपोज अब मेरे ऊपर एग्जांपल लेके समझो, मान लो कि हमको ना एक घर बनवाना है, अपना प्राइवेट घर बनवाना है, और घर बनाने का जो जिम्मेदारी है ना, हम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए हैं कि भाई तुम हमको ना इतने दिन में घर बना के दे देना, ठीक है। लेकिन हमने क्या कह दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि इतना दिन में बना के दे देना, यदि तुम नहीं बना के दे पाए तो हर एक दिन का जो तुम्हारे ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे, जो फाइन लगाएंगे, वो पहले तो लगाएंगे 200 रुपये का, फिर हर बार 50-50 रुपये उस पर बढ़ता जाएगा जितना दिन तुम लेट करोगे। जैसे आप इसको समझो दोबारा, हमको अपना एक घर बनाना है, और अपना घर बनाने का जो जिम्मेदारी है वो एक हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये भी कह दिया कि देखो तुमको ना इतने दिन में घर बना के हमको तैयार करके दे देना है।
लेकिन हमने ये भी कह दिया कि जो तुम नहीं दे पाए बना के हमको घर, तुम असफल हो गए बनाने में, तो हम ना तुम्हारे ऊपर पहले दिन चार्ज कितना करेंगे फाइन, 200 रुपए का, फिर अगला दिन कितना 250 का, फिर अगला दिन 300 का, यानी कि हर दिन हम 50-50 रुपए बढ़ाते चले जाएंगे। तो बताइए, और वो टोटल कॉन्ट्रैक्टर डिले कितना करता है, 30 दिन तक डिले करता है। ठीक है, तो बताइए कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कितना देना पड़ेगा हमको, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर हमको कितना पैसा देगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल अलग नहीं लग रहा आपको, घर बनवा रहे हैं हम, पैसा देना चाहिए, हम उसको देंगे पैसा, लेकिन वही पैसा हमको क्यों दे रहा है। देखो आखिर हालांकि वो तो हमारा घर बनाएगा, तो लास्ट में जितना उसका पेमेंट बनेगा वो तो हम उसको देंगे ही, लेकिन वो हमको पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि वो डिले किया, अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाया, इसीलिए वो हमको 30 दिन का पैसा देगा जोड़ के, जितना वो डिले करेगा। तो यहाँ पे हमको वही बताना है कि कॉन्ट्रैक्टर हमको कितना पैसा देगा डिले करने के कारण। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक एपी बना लो। बताइए एपी जो हमारा बनेगा, इसमें पहला दिन वो कितना मतलब चार्ज कर रहे हैं, पहला दिन तो 200 रुपये, पहला दिन 200 रुपये, उसके बाद 250, फिर 300, फिर 350। ठीक है, ऐसे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी कि पहले दिन का जो हम फाइन ले रहे हैं उससे 200 रुपये, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, फिर 350, इस तरीके से। और टोटल डिले वो कितना दिन करता है, 30 दिन। इट मीन्स यहाँ पे किसका वैल्यू दिया गया हमको, एन का वैल्यू दिया गया है। अब इस एपी से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, कितना 50। ठीक है, चलिए अब हमको इसमें निकालना ये है कि बताओ आखिर 30 दिन के बाद हमको वो टोटल पैसा कितना देगा, एक अच्छा फाइन, ठीक है, पेनल्टी। तो बेसिकली सम निकालना है हमको, तो 30 दिन का हमको इसमें सम निकालना है। तो फॉर्मूला पे पुट करते हैं 30/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 200, प्लस एन कितना है 30 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 50 का है। बस इतना ही सिंपल है ये। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 400 आ गया, प्लस 29 इंटू 50, 400 प्लस 29 को 5 से करो पहले, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4, 15 10 4 14, 1450। तो 15 इंटू 0 5 4 4 8 1, आपके पास आएगा 185 को कर दो 15 से, 5 × 25 की 5 हाथ में 2, 8 × 5 = 40, 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 4 9, 9 1 10, 17 के 7 हाथ में 1 1 1 2, 27750, हैंड्स 27750। अब इस सवाल को थोड़ा समझ लीजिए आप, आपने बना तो दिया, अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना मेरे घर को बनाने में 30 दिन डिले कर देता है, 30 दिन वो बाद में बना के हमको देता है। तो 30 दिन का जो फाइन वो हमको टोटल देगा, वो हमको देगा टोटल कितना फाइन 27,250। तो कुछ ज़्यादा ही फाइन हो गया है ना, इतना पैसा वो हमको देगा फाइन के तौर पे, और हम ले भी लेंगे भाई, हमको अच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। 15 के बाद 16 नंबर पे आइए, सॉल्यूशन नंबर 16। देखो वर्ड प्रॉब्लम से ना आप भागो मत, वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को, मेरा ये मानना है कि वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो 50% सवाल आपका ऐसे ही बन जाएगा। देखो ये सवाल कितना बड़ा दिया गया, 1 2 3 4 लाइन में दिया गया है, और आंसर इसका बस इतना सा। ठीक है, तो सवालों को पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा आराम से, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आराम से आपका बनेगा। अब 16 नंबर में कहा गया है कि अ sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. चलिए इसका मतलब समझिए। हम मान के चलते हैं कि आपको स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप ऐसे समझो। मान लीजिए कि आपके क्लास में ना ऐसे 7 बच्चे हैं जिनका पूरे साल भर में परफॉर्मेंस बहुत इतना अच्छा रहा, तगड़ा रहा, अटेंडेंस भी उसका अच्छा रहा, अटेंडेंस भी अच्छा रहा, टेस्ट में भी उसका नंबर अच्छा आता था, स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा था, स्विमिंग में भी अच्छा था,
और क्या क्या हो सकता है, लैब, प्रैक्टिकल, वाइवा, जो भी होता है, मतलब कि 7 ऐसा बच्चा आपके क्लास में है जो कि हर चीज में माहिर है। अब आपके क्लास टीचर का मन क्या हुआ, आपके क्लास टीचर के पॉकेट में 700 रुपया है, टोटल बच्चा कितना, 7। हालांकि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन 7 ही ऐसे बच्चे हैं जिसका कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा पूरे साल भर में। अब आपके क्लास टीचर का मन हुआ कि क्यों ना इन 7 बच्चा को हम कुछ कुछ पैसा दे दे एज अ प्राइज, कि हाँ भैया तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम ये कुछ पैसा पकड़ लो एज अ प्राइज। तो बताओ, उस टीचर के पास पॉकेट में टोटल 700 रुपया है, तो आपका क्लास टीचर किस हिसाब से पैसा देगा? लेकिन पहले वाले को जितना देगा ना, दूसरे वाले को उससे 20 रुपया कम देगा, फिर उससे वाले को 20 रुपया फिर कम, फिर कम। इसका मतलब इसे समझो, मान लीजिए पहले वाले को 100 रुपया मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कितना देंगे टीचर आपका, 80 रुपया, फिर उसके बाद 60 रुपया, फिर 40 रुपया, इस तरीके से। तो आपका सवाल समझ में आया क्या है? सवाल यह है कि टीचर के पास है टोटल पैसा 700 रुपये, वो 700 रुपये को 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पहले वाले को जितना देगा दूसरे वाले को उससे 20 कम देगा, फिर 20 कम, फिर 20 कम। तो बताओ कि पहले वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, तीसरे वाले को कितना मिला, इस तरीके से आपको इसे बताना है। तो चलिए, आपके पास टोटल पैसा कितना है, 700। इट मीन्स ये SN का वैल्यू दिया है कितना, 700, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 7। इट मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू कितना, 7। अच्छा, यहाँ पे n का जगह पे अब 7 लिखना सही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम चल गया है। तो S7 का जो वैल्यू दिया गया है वो 700 दिया गया है। मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, और 7 को जो देना है हमको पैसा वो कितना है, 700 रुपये है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कॉमन डिफरेंस आपको डायरेक्टली तो नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली वो कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया है, केवल 20 या -20 का, -20 का। क्योंकि देखो, पहले वाले को यदि 100 रुपये मिल रहा है, दूसरे वाले को 80, 60, 40, अब इसमें आप इसको माइनस करो, -20 का। इट मीन्स इनडायरेक्टली आपको कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है जो कि -20 है। तो अब आपको इसे बताना है कि पहले वाले को कितना पैसा मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तीसरे वाले को कितना मिलेगा, यही हमको इसे पता करना है। चल पता करते हैं जरा। यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5, 6, 7 तक आपको इसमें निकाल के बताना है। बताइए इसमें आगे बढ़ने का तरीका कहाँ पे दिख रहा है आपको? यही तो आपको दे रहा आगे बढ़ने का तरीका। चलिए जरा देखिए ध्यान से। नाउ SN यदि हमारे पास 700 दिया हुआ है, सॉरी S7 का वैल्यू यदि 700 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पे हमारा क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू 2A प्लस 7 - 1 इंटू -20 बराबर 700। हमने फॉर्मूला पर इसको डायरेक्टली पुट किया, n/2 इंटू 2A, A का वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, तो A का वैल्यू हमने A रहने दिया, प्लस n - 1 होता है तो n हमारे पास 7 है, तो 7 - 1 इंटू D कितना है, -20, बस। चलिए निकालते हैं हम आगे। तो 7/2 को डिवाइड मत करो, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, +6 इंटू -20 बराबर 700। माइनस किया तो हमने 6 आया, और ये हमारा -20, ठीक है। 7/2 इंटू 2A। अब जरा देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस, और ये 20 इंटू 6 120 बराबर 700। और 7/2 आप यहाँ पे रहने दो, इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं 2, इन दोनों में से कॉमन हमने बाहर निकाला 2, तो बचा A - 60 बराबर 700। 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो अब हमारे पास आया 7 इंटू A - 60 बराबर 700। चले, ये हमारा 7 अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो A - 60 बराबर 700 डिवाइडेड बाई 7, A - 60 बराबर 100। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू 100 प्लस 60, यानी कि A इक्वल्स टू 160। चलिए जरा देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 160 आया। इट मीन्स पहले वाले बच्चे को जो पैसा देंगे हमारे टीचर, क्लास टीचर, वो कितने देंगे, 160 रुपये देंगे। दूसरे वाले को कितना बताइए जल्दी, क्योंकि दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 20 कम, तो दूसरे वाले को कितना, 140। बस निकल गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे अब आप लिख लीजिएगा
hence cash prices will be rupees 160, rupees 140, rupees 120, rupees 100, रुपीज 80, रुपीज 60 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हुआ एक साथ, एंड रुपीज 40। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली सवाल का कहने का मतलब ये था कि आपके क्लास टीचर के, हालांकि क्लास टीचर का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके क्लास टीचर के पॉकेट में 700 रुपये पैसे हैं और उनका मन कर रहा है कि आपके क्लास में जो 7 होनहार बच्चे हैं उनको पैसा कुछ दे दिया जाए एज अ प्राइज। तो वो पहले वाले बच्चे को देंगे 160 रुपये, दूसरे वाले को 140, उसके बाद फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। अच्छा, इन सभी को जोड़ने के बाद फिर हमारा कितना आ जाना चाहिए? 700 आ जाना चाहिए। क्या 700 आता? जरा देखो तुम, 160, 140, 120 और हाँ उसके बाद फिर 100, उसके बाद 80, 60 और 40। 0 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 10, 30 की 0 हाथ में 3, 1 2 3 4, 4 3 7, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो यही हमारा ये सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए सवाल नंबर 17 लिखिए। सवाल नंबर 17 थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लिख लीजिए पहले। देखो लंबा सवाल तो है लेकिन कितना आसान है आप जरा देखिएगा अभी तुरंत। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले आप ना वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपके सामने आए तो उसको पहले समझ लो ध्यान से। इसमें कहा क्या जा रहा है पहले इसको समझिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? कितना लंबा तगड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप इसको थोड़ा सा समझो, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिएगा और एक बार आप दोबारा पढ़िएगा स्टेटमेंट को, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर आपका 17 है, देखिए ध्यान से। इसमें कहा यह जा रहा है एक स्कूल है, स्कूल 1 से लेकर 12 तक है, स्कूल आपका 1 से लेकर 12 तक है। इसमें नर्सरी LKG UKG ये सब नहीं है उसमें, ठीक है, प्ले ये सब नहीं है उसमें। सिंपली आप कहाँ समझो, 1 से लेकर 12 तक स्कूल है आपका 1 से लेकर 12 तक। और हर एक बच्चा ये सोचता है कि क्यों ना हमको अपने स्कूल के अंदर, यानी कि स्कूल का जो बाउंड्री होगा उसके अंदर और स्कूल के बाहर हमको ना प्लांट लगाना चाहिए। क्यों? ताकि एयर पोल्यूशन हमारे स्कूल के बगल में जो होगा वो रिड्यूस कर जाए। और आपको मालूम है हमारा जो प्लांट होता है ना, पोल्यूशन को बहुत अच्छा वो एब्जॉर्ब करता है, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो पोल्यूशन का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है पोल्यूशन को, फैलने नहीं देता। इसीलिए आप देखते होंगे कि रोड के बगल में पेड़ जरूर लगाया जाता है ताकि वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे हर बच्चा सोच रहा है स्कूल का कि क्यों ना हम लोगों को अपने स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर का मतलब ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड में, और स्कूल के बाहर हम लोगों को प्लांट लगाना चाहिए। और यहाँ पे डिसाइड ये किया जाता है कि एक क्लास में 3 सेक्शन है। एक क्लास में कितने सेक्शन? 3 सेक्शन, और हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लगाएगा। जैसे ऐसे समझो, फर्स्ट क्लास में कितना सेक्शन? फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन, 3 सेक्शन, और तीनों सेक्शन कितने कितने प्लांट लगाएंगे? एक एक प्लांट। इट मीन्स यहां पे आप इसको ऐसे समझो, फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन? 3 सेक्शन, और तीनों सेक्शन कितने कितने प्लांट लगाएंगे? एक एक इंटू 1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्लास के लिए देखो, अब ये खत्म नहीं हुआ, आगे फिर सेकंड क्लास
सेकेंड क्लास में भी 3 सेक्शन, लेकिन चूंकि ये सेकेंड क्लास में है तो कितने प्लांट लगाएंगे हर एक सेक्शन? 2-2 प्लांट, यही इसका शर्त है। 3 2 जा 6। आगे थर्ड क्लास के लिए देख लो, इसमें भी सेक्शन कितने हैं? 3 है। चूंकि ये 3 क्लास में यानी कि थर्ड क्लास में है तो 3-3 प्लांट लगाएंगे हर एक सेक्शन, तो ये हमारा 9 हो गया। इस तरीके से हमारा आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 12 क्लास तक जाएगा। तो 12 क्लास में कितने होंगे? 12th क्लास में हो जाएगा हमारा, इसमें भी 3 सेक्शन है, और चूंकि ये हमारा 12th क्लास का है तो एक सेक्शन कितना लगाएगा? 12 लगाएगा। ये सवाल समझ में आया? क्या कहना चाह रहा था? कहना ये चाह रहा है कि आपका ना स्कूल में 1 से लेकर 12 तक क्लास है, और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन एक एक प्लांट को लगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से हमारा क्या हो गया? फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन, और चूंकि वो फर्स्ट क्लास में है तो एक एक प्लांट लगाएगा, तो 3 × 1 3। 2 क्लास में 3 सेक्शन है, और चूंकि 2 क्लास में है तो हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएगा, 3 2 जा 6। और थर्ड क्लास में सेक्शन भी हमारे इसमें 3 है, और चूंकि 3 क्लास में तो हर एक सेक्शन प्लांट कितने लगाएंगे? 3-3 लगाएंगे। तो क्या यहाँ पे आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। तो एपी हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? 3 6 9, फिर डॉट 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 कितना? 36। कैसे? क्योंकि 12 वाला भी तो आपको निकालना है। तो यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ मालूम चल रहा है कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म दिया गया है 36, फर्स्ट टर्म दिया गया है 6, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास, सॉरी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास वो भी 3 का है। तो आपको सम निकालना है कि बताइए टोटल प्लांट कितने लगाए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा। चलो चलो देख लीजिए ध्यान से। तो टोटल प्लांट इसमें लगाए जाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स तो हम निकाल सकते हैं बड़ा आराम से। कितना? 12, क्योंकि 12 क्लास है तो n का वैल्यू भी आपको 12 दिया गया है। अब आपके पास इतना सारा वैल्यू है, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे आप? जल्दी बोलिए। दूसरा वाला, n/2 × a + n। तो n तो हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाई 2, a हमारे पास है 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 36। तो ये हमारा 6 हो जाएगा, इंटू 39, 39 इंटू 6 कर लो, 18 19 20 3 23, 234 हैंड्स। और यहाँ पे ना अब n मत लिखो, यहाँ पे लिखो 12। तो S12 इक्वल्स टू 234। तो 234 प्लांट्स टोटल लगाए जाएंगे उस स्कूल के बच्चों के द्वारा। बात समझ में आया है? चलो, तो ये सवाल क्या कह रहा था? बड़ा सिंपल था, और ये इस तरीके का ना प्रोग्राम यदि हर स्कूल में हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात हो जाए। अच्छा था सवाल, अच्छा था। तो इसमें बेसिकली बताया ये गया आपको कि हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, और जो जिस क्लास में है उसको एक एक प्लांट लगाना पड़ेगा, यानी कि हर एक क्लास के सेक्शन को एक एक प्लांट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको टोटल जो है ना एक क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को 234 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 हो गया। सवाल नंबर 18 देखिए। सवाल नंबर 18 क्या कहा गया? सवाल नंबर 18, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, चलिए हम वो डायग्राम आपको बना देते हैं आपके लिए, उसके बाद फिर आप इसको समझिएगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। डायग्राम पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, ज़्यादा आप फिर समझ पाएंगे। इस तरीके से है, यहाँ पे आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है, समझ लो। चलो
ए और बी है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये आपका L4 है। इसको आप अपने बुक से थोड़ा सा सही से बना लीजिएगा डायग्राम, ठीक है। चलिए इसमें क्या कहा गया है पहले समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। इसमें ना ध्यान से भी आप देखेंगे तो ये आपका एक स्पाइरल है इस तरीके से जलेबी टाइप, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना कहा यह जा रहा है कि इस पूरे स्पाइरल में 13 सेमी सर्किल है। कितने सेमी सर्किल है? 13 सेमी सर्किल है। एक यहाँ पे L1, एक यहाँ L2, 2 L3, L4, टोटल अभी फिलहाल कितने हैं? अभी फिलहाल हमारे पास सेमी सर्किल 4 है, ठीक है। चल, और टोटल आपके पास 13 है। तो यहाँ पे ना पहले आपको एपी तैयार करना पड़ेगा। चलिए जरा करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, देखते हैं थोड़ा। और यहाँ पे ना आपको रेडियाई दिया गया है अलग अलग, जैसे पहला इसमें दिया गया 0.5, फिर 1.0, 1.5, फिर हमारा 2.0। निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए एक कंप्लीट सर्किल का। और इसमें ना आपको निकालना क्या है, पहले ये देखो, ये जो आपका पूरा स्पाइरल शुरू हुआ यहाँ से, ये पूरा कितने बार घूमेगा? 13 बार, 13 बार घूमेगा। तो बताओ कि टोटल स्पाइरल का लेंथ कितना होगा? इट मीन्स आपको सम निकालना है इसमें। और सम यदि हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पहला सेमी सर्किल हुआ, ये दूसरा सेमी सर्किल हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो हमको इसमें बेसिकली सेमी सर्किल का क्या निकालना है? सरकमफेरेंस निकालना है। और 13 सरकमफेरेंस को आप क्या कर दो? ऐड कर दो, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप बताओ कंप्लीट सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री, ये वाला, इसका होता है 2πr। तो आधा कितना होगा इसका? केवल ये आधा, ये भी तो आधा है, ये भी आधा, ये भी आधा और ये भी आधा हमारा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, केवल πr, ठीक है। तो हमारा आधा सेमी सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो πr है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है? इसमें 22/7 है लिखा हुआ है इसमें। और रेडियस आपको कितना लेना है? पहली बार 0.5, दूसरी बार 1.0, तीसरी बार 1.5, चौथी बार 2.0। इतना से हमारा काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका एक एपी बनता हुआ आपको दिखेगा, जैसे देखिए ध्यान से, एपी पहला ना पाई आर, तो पहला पाई और आर कितना लेना है? पहला 0.5 ना, तो 0.5 कॉमा, यहाँ पे पाई 0.5 का मतलब है पाई इंटू 0.5। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू मत पुट कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद फिर पाई, अब कितना लेना है? 1.0 है, लेकिन इसका मतलब तो 1 ही हुआ ना। उसके बाद फिर पाई कितना? 1.5, फिर पाई कितना? 2, और ये डॉट 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 हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ से ना आपका एक एक ये एपी है आपका। कितना उठपटांग एपी है, जरा देखो ध्यान से, है ना। लेकिन इस एपी से हम लोग बहुत कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास? 13, यानी कि 13 सेमी सर्किल लेना है ना आपको। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, इस तरीके से आपको टोटल 13 सेमी सर्किल लेना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 13 है। और फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास? पाई 0.5। और कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपके पास? बताइए जरा सोच के। यानी कि इस वाले में आप इस वाले को माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी पाई इंटू 0.5 का आएगा। कॉमन डिफरेंस भी कैसे, थोड़ा सा पता कर लो। जैसे देखो आपको इसमें ये माइनस करना है ना, यानी कि पाई 1 में माइनस करना है पाई 0.5 को। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? पाई बाहर निकालो, बचा क्या? 1 माइनस 0.5। तो पाई इन दोनों में आप माइनस करो, क्या आएगा आपके पास? 0.5। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस भी आपका पाई इंटू 0.5 और फर्स्ट टर्म भी आपका पाई इंटू 0.5। तो ये आपका एक एपी तैयार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको निकालना है सम, और इसमें कुछ खास बात आपको दिया हुआ तो नहीं है। हाँ, अब इसमें कुछ खास बात आपको इसमें नहीं दिया गया। चलिए अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो सवाल क्या कह रहा था, समझ में आ गया? तो सवाल सिंपल सा ये कह रहा है कि आपके पास एक स्पाइरल है, लेकिन ये स्पाइरल जो है ना 13 सेमी सर्किल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे फिलहाल अभी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इस प्रकार का 13 है।
इसमें कहा यह गया आपको कि पहला वाला जब रेडियस लोगे वो 1 लोगे, सॉरी 0.5, दूसरा वाला रेडियस 1, तीसरा 1.5, चौथा 2। इस तरीके से आपको टोटल 13 सेमी सर्किल तक को जोड़ना है और आपको वैल्यू निकाल के दिखाना है। चलिए जरा वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए कितना हमारे पास है, पाई इंटू 0.5 प्लस एंड 13 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास पाई इंटू 0.5 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13/2 इसको काटना मत अभी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में सोचा जाए तो हाँ, यहाँ पे ना सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आएगा 2 पाई 0.5, हमने केवल इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको आप करोगे माइनस तो 12 पाई 0.5 आएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हमने सिंपली क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 पाई 0.5 आया, इसको हमने किया तो 12 पाई 0.5 आया, और इसको आगे बढ़ाया जाए, इधर आ जाते हैं थोड़ा, तो 13/2। इस प्रकार के सवाल में ना थोड़ा सा आपको सावधान होकर चलना पड़ता है, क्योंकि गलती होने का संभावना ज्यादा। अब देखो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं बाहर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, तो 2 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे पहले 2 बाहर निकाल लो कॉमन। अब जब आपने 2 बाहर निकाल लिया तो आपके पास केवल क्या बचा, पाई इंटू 0.5 प्लस 6 पाई इंटू 0.5, ये आपके पास अंदर में अभी फिलहाल बचा हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, 13 यहाँ पे आया हमारे पास, और 13 आया, तो पहले इसको एक बार ऐसे कर लो, पाई 0.5 प्लस 6 पाई 0.5। अब इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन, तो 13 पाई। आपके पास क्या बचा इधर, इसमें केवल 0.5 प्लस इसमें क्या बचा था देखो तो 6 इंटू 0.5, यानी कि 6 इंटू 0.5 बचा आपके पास। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 13 पाई 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5 आप करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास 3 आएगा मेरे हिसाब से। एक बार करके देख लो भाई, भरोसा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल 3 आएगा चलिए करके देख लेते, खैर कोई बात नहीं। और अब आपके पास ये है, अब आपके पास 13 पाई इंटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 3.5 आएगा। अब आप वैल्यू पुट करो, अब आप वैल्यू पुट करने के लिए सही जगह पर है, तो 13 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू हमारे पास यहाँ पे 35 है, 3.5 है, यानी कि 35/10 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप काट लो, जैसे 7 से एक बार में 7 × 5 = 35, 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 से एक बार में 5 से 2 बार में, और ये हमारा 11 बार में, तो आपके पास आया 13 इंटू 11, और 13 को आप 11 से कर लो, 1 का 3 बार 3, 1 का 1 बार 1, 143 है, 143, लेकिन 143 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि सारा यूनिट आपका सेंटीमीटर में था, तो हैंस जो सम आपका निकला S13 इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। तो ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हुआ, ओके। तो इस सवाल में ना थोड़ा सा आपको सावधान होकर चलना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पाई वाला वैल्यू है, और यदि आप पहले ही पाई का वैल्यू आप ले लेंगे ना, तो फिर आपको ये सवाल ना बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। और हाँ, ये भी थोड़ा सा लग रहा है पेचीदा टाइप, लेकिन थोड़ा सा ये आसान है, और आपको इसमें काटना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, डेसिमल का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 143 आ गया। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 18 हो गया, 19 नंबर देखा जाए।
सॉल्यूशन 19। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन नंबर 19 क्या है। इसमें ना एक डायग्राम है, पहले हम वो डायग्राम आपको थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए डायग्राम तो आपके बुक में है, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि डायग्राम बनाने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए डायग्राम आपके सामने है, इसमें क्या कहा गया है पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. Figure 5.5. In how many rows are there? In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? समझिए ध्यान से, आपके पास ना 200 लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और वो 200 लकड़ी का टुकड़ा इस तरीके से अरेंज है, पहले 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर फिर 18 है, इस तरीके से। तो आपका एपी तो तैयार है। एपी क्या होगा आपका, पहले कितना है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा, डॉट 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 डॉट। अब टोटल लकड़ी कितना आपके पास है, टोटल कितने हैं 200, यानी कि हाँ, यानी कि आपको एस एन का वैल्यू 200 पता है। अच्छा यहाँ पे ना हमने एन का वैल्यू कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं मालूम है, यानी कि कितने बार हमको लकड़ी ऐसे सरियाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, वो हमको नंबर नहीं मालूम है। तो इसलिए एस एन का वैल्यू 200, और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू है कितना 20, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है -1 का है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, पहले समझिए ध्यान से। आपको इसमें निकालना ये है कि हमको कितना रॉ इस तरीके से सजाना पड़ेगा। 3 रॉ तो आपके बुक में सजाया हुआ है, 20 का, 90 का, 18 का। तो हमको कितना रॉ ऐसा और बनाना पड़ेगा कि 200 का 200 लकड़ी का टुकड़ा वो अरेंज हो जाए, पहला ये निकालना है। दूसरा बात, जो लास्ट वाला हमारा रॉ होगा उस पर कितना लकड़ी होगा ये भी आपको निकालना है। तो चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रॉ निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू आपको सबसे पहले निकालना है। चलिए एन का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है पहले वो देख लो, और क्या नहीं दिया गया है पहले वो भी देख लो। सब चीज है हमारे पास, एन का वैल्यू निकल जाएगा पहले वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो हैंस एस एन का वैल्यू जो है वो 200 दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a होता है। तो a हमारे पास है 20 प्लस n-1 और d हमारे पास -1 बराबर 200। चलिए n/2 40, और ये हमारा हो जाएगा 1 से करेंगे n को तो -n + 1 बराबर 200। हमने कुछ नहीं किया, केवल -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला तो हमारा -n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 2 अभी फिलहाल डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारा 41 - n बराबर 200 × 2, यानी कि डिवाइड में था, उधर किया तो मल्टीप्लाई में। सही है, 41 n 200, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास है डायरेक्टली 41n - n² बराबर 400 आ जाएगा। आप इसको उधर लेकर आ जाइए, नहीं तो काम करो, इसी सब उधर लेकर चले जाओ। उधर हमारे पास 400 है, उधर जाएगा तो -41n + n² बराबर 0। हमने क्या किया, 400 को उधर रहने दिया, इन दोनों को हम उधर लेकर चले गए। तो हमारे पास ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा n² -41n + 400 बराबर 0। चलिए अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा होगा। और इस प्रकार के सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे याद है, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते थे, कितना आएगा 400n² आएगा। अब इसको हम लोग दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते थे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 400n² आ जाए, और जोड़ने घटाने पे हमारे पास -41n आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या बताया आपको, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँ। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे 2 से तो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50,
फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। पहला 16 और दूसरा 25। तो इन दोनों को पहले आप जरा जोड़ के देखो क्या 41 आता है। उन दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 41, और मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा ये आ जाएगा। इट मीन्स हमारा पहला हो गया 16n, दूसरा हो गया 25n। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि सर ये तो हमारा माइनस में है और ये वाला हमारा प्लस में है। केवल 25 माइनस में या दोनों माइनस में? दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -41 आ जाएगा। इट मीन्स इस तरीके से आपको करके ऐसे करना, थोड़ा सा आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो n स्क्वायर -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। अब हम लोग ग्रुपिंग करते थे, -25n -400 बराबर 0। साइन हमारा चेंज होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो। इसमें से कॉमन हमारा क्या निकल सकता है? n, तो बचेगा n -16, इसमें से कॉमन निकलेगा 25, 25 निकलेगा, तो बचेगा हमारे पास n -16 बराबर 0। तो n -25 पहला और दूसरा n -16 बराबर 0, दो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा वैन, ये रफ आप बगल में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैन हमारे पास 2 आ गया, n -25 बराबर 0 पहला, और दूसरा हमारे पास आया वैन n -16 बराबर 0। तो इसमें n का वैल्यू कितना? 25, और इसमें n का वैल्यू 16। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको डाउट हो गया होगा कि सर नंबर ऑफ टर्म्स यदि एक पॉजिटिव में आता और एक नेगेटिव में आता तो पॉजिटिव वाला लेते, लेकिन यहाँ पे तो सर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा दोनों पॉजिटिव में है। इट मीन्स ऐसा ऐसा लकड़ी का हमको कितना रो लगाना पड़ेगा? एक बार 25 और एक बार 16, लेकिन 2 बार थोड़ी लगाना है, एक ही बार लगाना है ना। इट मीन्स इन दोनों में से हमको कोई एक वैल्यू चूज करना पड़ेगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव में है, इट मीन दोनों ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब कौन सा आप चूज करना चाहेंगे? क्या अपने मन से? नहीं, अपने मन से बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक बात बताओ, नंबर ऑफ रो आपके पास यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? 25। इट मीन्स 1 रो, 2 रो, 3 4 ऐसा ऐसा कितना आपको अरेंज करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा, और 25 करना पड़ेगा। इट मीन्स 25 ही आपका क्या होगा? आखिरी वाला होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो n का वैल्यू आया यही आपका nth टर्म का भी वैल्यू है। उसी प्रकार से ये वाला भी आपका nth टर्म का वैल्यू है, क्योंकि यदि आपका 25वां रो है तो आखिरी वाला है, और आखिरी वाला ही हमारा क्या होता है? nth टर्म होता है, और ये वाला भी आपका nth टर्म होगा। अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपको ना इन दोनों में से एक को ही चूज करना पड़ेगा। चलिए, तो nth टर्म हमारे पास 25 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। तो a हमारे पास कितना है? 20 प्लस n हम कितना लेंगे अभी फिलहाल इसके लिए? 25 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -1 का था, बराबर 25। आगे बढ़ते हैं, 20 और ये हमारा प्लस 24 इंटू -1 बराबर 25। तो 20 माइनस 24 बराबर 25। अरे एक मिनट भाई, ओहो मिस्टेक। एक मिनट रुक जाओ। नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n का वैल्यू आपके पास 25 था ना, और यही हमारा n का वैल्यू क्या कहला जाएगा? nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म कहलाएगा, तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू थोड़ी लेना है कुछ, वही तुमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो a का वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, बराबर 25। तो 20 प्लस
ये हमारा हो जाएगा -n+1 बराबर 25। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21 -n बराबर 25 आएगा। -n को उधर भेज देते हैं, 21 - 25 बराबर n, तो ये हमारे पास -4/n। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे n का वैल्यू -4 आया, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू -4। क्या नंबर ऑफ टर्म्स का भी -4 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इसको कर लेते हैं, इसमें भी हमारा क्या होगा, a + n-1 इंटू डी फॉर्मूला होगा जो कि 16 है। a का वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास -1 बराबर 16। तो 20 - n + 1 बराबर 16। तो 21 - n बराबर 16, 21 - 16 बराबर n, 16 4 20 और 1 21, 5 = n। अब जरा देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने n का वैल्यू निकाला ना, वो एक्चुअली में आपको ये बता रहा था कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसमें आपका कितने रो आ गए, 25 रो, और 25वां वाला ही हमारा क्या होगा, आखिरी वाला होगा। इसमें आया 16, तो 16 हमारा क्या होगा, आखिरी वाला होगा। इट मीन्स ये nth टर्म था और ये भी हमारा nth टर्म था। अब इसके थ्रू हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला एक्चुअल। अब यहाँ पे इसके थ्रू जब हमने निकाला तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स -4 आया, जो कि कभी भी -4 नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें से हमने निकाला तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आ गए। इट मीन्स, हाँ 5 आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमको टोटल कितने रो चाहिए होंगे, जल्दी बोलो, हमको टोटल कितने रो चाहिए होंगे? नहीं 16 रो चाहिए होंगे। और जो 16 रो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, और टॉप वाले पे कितने लकड़ी होंगे, 5। ये इसका कहने का मतलब था। तो यहाँ पे आप बताना हैंड्स, लास्ट में लिख देना हैंड्स, टोटल रॉज इक्वल्स टू 16। टोटल रॉ हमारे पास 16 है, और टोटल लॉग्स यानी कि लकड़ी, टोटल लॉग्स ऑन दी टॉप इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारे पास टोटल रॉ 16 क्यों है, क्योंकि हमारा ये आखिरी वाला 16 था। नंबर ऑफ यहाँ पे आखिरी nth का मतलब 16 जो कि आखिरी वाला होगा। तो टोटल रॉ हमारे पास 16, और आखिरी वाले यानी कि इसी का फॉर्मूला हमने पुट करके निकाला, तो हमारे पास n का वैल्यू 5 आया, और आखिरी वाले पे हमारा 5 होगा। यही इस सवाल का कहने का मतलब था। तो यहाँ पे ना 2 वैल्यू आया आपके पास, तो ये वाला आपके किसी काम का नहीं है, ये वाला, क्योंकि इसमें हमारा -4 है, और ये वाला आपके काम का है। तो इस प्रकार का सवाल इस तरीके से आप हैंडल करना। इसको जल्दी से लिख लो, एक सवाल हमारा इसमें और बच रहा है। और आपके लिए होमवर्क ये है कि थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैठ के आप आराम से सोचिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मिटा दें? लास्ट हमारा इसमें बच रहा है सवाल नंबर 20। सॉल्यूशन 20 देख लीजिए लास्ट। सॉल्यूशन 20 ना बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से क्या कहा गया इसमें। इसमें एक पाथ है, चलिए बनाते हैं पहले इस तरीके का, और यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका पहला वाला आलू है। इस तरीके से टोटल आपका आलू कितने बार है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आपका एक पेड़ बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है, चलिए समझिए ध्यान से। और शुरुआत में जो दूरी दिया गया है वो 5 मीटर, फिर 3 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, फिर 3 मीटर,
डायग्राम थोड़ा सा आप अच्छे से बनाइएगा अपने बुक से देख के। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए समझ, इसमें कहा यह जा रहा है कि सवाल थोड़ा सा पढ़ देते हैं आपके लिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? चलिए समझिए इसका मतलब क्या होगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे बकेट है, एक बाल्टी है, और यहाँ पे पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, इस तरीके से है। तो बकेट और पहला आलू के बीच में जो दूरी है वो 5 मीटर का है। उसके बाद हर एक आलू में कितने दूरी का, 3-3 मीटर का दूरी है। तो ये इस लड़की को करना क्या है, बकेट से चलना शुरू करना है, पहले आलू को उठाना है, इसमें डालना है, फिर दूसरे वाले आलू को फिर इसमें डालना है, फिर तीसरे आलू फिर इसमें डालना है। इस तरीके से इसको करते करते टोटल आलू इसमें डाल देना है बकेट में। तो बताइए कि 10 का 10 आलू उठा के इसको इसमें डालने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर क्या लड़की एक ही बार में जाएगी, सारे आलू को उठा के लेके आएगी, इसमें डाल देगी। ऐसा नहीं करना, इसमें इसको एक एक करके हर एक आलू को करना है। इसमें आपको ना एक एपी बनता हुआ दिख रहा होगा। देखिए पहली बार जब ये लड़की आलू लाने जाएगी तो कितना दूरी तय करेगी, 5 मीटर। फिर इसको यहाँ पे जाके डालेगी भी तो बकेट में, तो 5-5 कितना, 10 मीटर। पहले बार में 10। अब दूसरे वाले के लिए सोचो, पहले यहाँ से आएगी तो 5, फिर इसको उठाएगी 5 3 8, फिर 8 पीछे भी जाएगी, कितना 16। तो बताओ यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है आपको, 6 का। तो अगला क्या होना चाहिए, 22। इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें से ना आपको कुछ वैल्यू तो ऐसे ही दिख जा रहा है, हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपको मिलेंगे, 10, क्योंकि 10 बार उसको ये काम करना पड़ेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 10 बार, क्योंकि 10 पोटैटो है। और इसमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है 10, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास कितने हैं, 6 का है। अब आपको इसमें निकालना है सम, टोटल डिस्टेंस, यानी कि अब आपको यहाँ पे सिंपली S10 का वैल्यू निकालना है। तो 10/2 इंटू 2 इंटू A 10 प्लस 10-1 इंटू D, यही आपको इसमें निकालना है। तो 5 20 प्लस 9 इंटू 6, 20 प्लस 14, 54 64 74, 5 इंटू 74, 370 मीटर। तो हैंड्स S10 बराबर 370 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इस लड़के को 10 का 10 आलू उठा के इस बकेट में रखने में इसको टोटल 370 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये इस सवाल का मतलब हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। और सवाल नंबर 20 के साथ ही आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज और पूरा का पूरा आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो मेरे हिसाब से और मेरे तरफ से पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी न किसी क्वेश्चन में डाउट रहा ही होगा। तो जिसमें भी डाउट रहा होगा आप लोग क्लास में आके पूछेगा और आप लोग एक बार क्लास में कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाए? चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।